नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है ये पहला पार्ट होगा, लेकिन किसका होगा? ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट होगा। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है वो 13 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म किया था। तो दोस्तों, ये आपको जो ये 13 पार्ट का जो एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो का लिंक है ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे वो मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है, उसको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी आपको इसमें असुविधा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी कोई क्लास करता हूं तो उसके पहले वाला जो है मैं उसके बारे में पहले क्वेश्चन आंसर करवाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। तो पिछला क्लास का जो हम लोग किए थे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो आज का मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो अबू पर्वत पर स्थित है। माउंट अबू पर्वत जो है कहाँ पे? राजस्थान में है, वहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट आगे आते हैं खजुराहो मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो डाली थी ययाति केसरी ने। ये जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों ये कहाँ है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पे लिंगराज मंदिर है। और ये जो आपको ये नरसिंह देव दिख रहा है, इसने किस मंदिर की स्थापना की थी? तो नरसिंह देव ने जो है उड़ीसा का ही कोणार्क मंदिर जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा शासक थे जिन्होंने कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा कौन थे? तो ये जो है आपका जो महाराणा प्रताप के जो वंश थे उन्हीं के वंशज के सबसे पहले संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था वो कौन था? सामंत सेन था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो पाल वंश का संस्थापक कौन था वह कौन था? गोपाल था। उसका नाम क्या था? गोपाल। आगे बढ़ते हैं। अजय पाल जो है वो संस्थापक था। कहाँ के संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे। अजय पाल ने क्या किया था? अजमेर का स्थापना किया था और अजमेर को ही फिर से अपनी राजधानी बना ली, जो हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट है क्या? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। और ये धर्मपाल कौन था? जो धर्मपाल जो है एक बहुत ही प्रतापी राजा था। किस वंश का? तो गोपाल वंश का था। 10वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो संस्थापक का जो नाम है वो कौन है? धर्मपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ है? तो पल्लवों की जो राजधानी है वो है क्या? संस्कृत। मतलब जो ये राजभाषा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं उसको सुधार कर दूंगा। तो इसकी जो पल्लवों की राजधानी वो कहाँ, वो जो राजभाषा है वो क्या है? वो संस्कृत थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल युग है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था उसका नाम था विजयालय नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्रांबा जो है किस राजवंश की महिला शासक थी? तो रुद्रांबा जो है वो काकतीय महिला वंश की शासक थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस को लिखा गया था जिसमें यह उल्लेख है कि पाल राजा वंश और राजवंश के वंशज थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन? गोपाल प्रथम, जिसने कि पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, जिन्होंने कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन में क्या है? पहला क्या है? उसे परम सौगात कहा गया है, पहला कथन है। दूसरा क्या है? उसने नरसंहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। तो इस पे क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन देवपाल के संदर्भ में सही है? जो सही है उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब
बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है देवपाल के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक का नाम जगजीवनपुर तांबे की प्लेट पर देवपाला के पुत्र के रूप में और सुरापाला प्रथम के छोटे भाई का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, महेंद्रपाल, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासन में वरेंद्री में सोमापुरी और पहाड़पुर में विहार को बनाया गया था? तो उस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, धर्मपाल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतिशा यानी दीपशंकर श्रीज्ञान ने तिब्बत के शासकों के नियंत्रण पर अपने शिष्य सहित वहां की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, नयपाल। ये जो डी ऑप्शन में है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासन का नाम बादल स्तंभ शिलालेख से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा, ए, जो है नारायण पाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी, जो हम लोग कल पढ़ा भी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का राजवंश अपने आप को सात्यकी के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने कश्मीर पर शासन नहीं किया था? मतलब इसमें से कौन सा जो है कश्मीर का शासन नहीं है, मतलब कश्मीर का राजवंश नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी मतलब सेन वंश जो है ये इन्होंने कश्मीर पर शासन नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक कविता माही विजया रचना की है, किसने की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या, काक पृथ्वीराज। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाल शासक को रूहमा नाम दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान। ये जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, सुलेमान ने ही जो है पाल शासक को रूहमा नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्थानीय स्व सरकार की नींव डाली थी? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा करेक्ट, कौन सा, चोल राजवंश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विख्यात मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्या, राष्ट्रकूट मंदिर। ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन कौन सा है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी, यह पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही है, मतलब तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मतलब जो सी है ये दोनों मतलब करेक्ट है, मतलब पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न उत्तर का सिलसिला। तो आज अब चलते हैं हम लोग अपना आगे का पार्ट में, जो आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री का पहला पार्ट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, उसके बारे में, महमूद गजनी के बारे में, जिसके हम लोग महमूद गजनवी भी जानते हैं, और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या टॉपिक है, भारत पर अरबों का आक्रमण। जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया था, तो उसमें से जो मेन थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो थे कब से कब तक इन्होंने ये किया था, तो 711 ईस्वी से 715 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मीर कासिम है वो हजाज का भतीजा और दामाद था। ये जो मीर कासिम था ये क्या था, हजाज जो है उसका भतीजा और दामाद भी था। नेक्स्ट क्या है कि इस समय मीर कासिम की आयु क्या थी, मात्र 17 वर्ष थी। तो इसने मात्र 17 वर्ष के उम्र में भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्या, अरबी समय के हमले के समय दहिर का जो शासन था उस पर किसका शासन था, दहिर पर, मतलब वो दहिर का जो शासन था वो किस पे था, सिंध पर था। जो सिंध पर है वो किसका शासन था, दहिर का था। किस समय, अरबी के समय। नेक्स्ट क्या कि मीर कासिम ने दहिर को हराया और उसके साथ ही संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। ये जो मीर कासिम है इसने क्या किया, दहिर को हराया और सिंध पर पूरा अधिकार जमा लिया। आगे फिर क्या हुआ, भारत में अरबी हमले का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन की लूटपाट और इस्लाम धर्म का प्रचार।
तो ये जो अरबी लोग भारत में क्यों क्यों हमला किए थे कि ये लोग वहाँ से यहाँ से धन धन को लूट के ले गए जाए और यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करें। और इसमें एक ध्यान देने बात यह है कि सर्वप्रथम जो खलीफा है, खलीफा उमर ने 636 में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर दूसरा अभियान हुआ 644 ईस्वी में खलीफा उस्मान के द्वारा, वो भी सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जो तीसरा उपमान ये रहा वो कब रहा 659 में अल हरीस ने किया, और ये भी जो है अभियान सफल नहीं हुआ और मारा गया। मतलब अरबी लोग ने इतना सारा 3 बार अभियान किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। मोहम्मद कासिम ने फिर अपना अभियान चलाया 712 ईस्वी में, तब जाकर के उसे सफलता प्राप्त हुई। तो ये था मोहम्मद कासिम। भारत पर जब अरबों ने आक्रमण कर दिया तो उसके बाद जो है भारत पर तुर्कियों ने भी आक्रमण किया। इसलिए ये जो टॉपिक होता है इसमें क्या बोलते हैं, भारत पर अरबों और तुर्कियों का आक्रमण। जो तुर्कियों का आक्रमण था उसमें से जो मेन आदमी था वो कौन था, ये था महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके बारे में क्या है, ये इसकी जो शासन विधि थी वह थी 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक थी। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, मतलब कि ये जो राज्याभिषेक अपना इनका हुआ था वो कब हुआ था, 1002 ईस्वी में हुआ था। इसके जो पूर्ववर्ती थे ये कौन थे, ये थे सुबुक्तिगिन थे। ये जो सुबुक्तिगिन थे इन्होंने ही ये जो गजनी वंश है इसकी स्थापना की थी। तो ये याद रखना है कि गजनी वंश की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ऑप्शन में आता है महमूद गजनी, तो बहुत कोई महमूद गजनी को टिक करके चले आते हैं। तो लेकिन ऑप्शन के जो आंसर होगा वो क्या होगा, सुबुक्तिगिन होगा। इन्होंने ही गजनी वंश की स्थापना की थी, और ये जो है महमूद गजनवी के फादर भी थे, मतलब पिता भी थे। आगे बढ़ते हैं। जो महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ था वो 2 नवंबर 971 ईस्वी में लगभग हुआ था। और क्या ये इसका नाम जो था ये अफगानिस्तान में हुआ था। और ये जो कौन सा वंश में पैदा हुए थे, तो गजनी वंश में पैदा हुए थे, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो सुबुक्तिगिन ने की थी। फिर जो गजनी का जो निधन हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में, जब ये 59 वर्षीय आयु में थे। ये भी कहाँ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। और कैसे हुआ था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किससे हो गई थी, मलेरिया से हो गई थी। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हुई थी। ठीक है, पिता जो थे इनके क्या कौन थे, तो सुबुक्तिगिन थे। और इसका जो धर्म था ये क्या था, सुन्नी और इस्लाम था। मतलब इस्लाम धर्म का जो एक सुन्नी पार्ट होता है वह था इनका धर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गजनी है वो कौन था, तुर्क का था, मतलब तुर्की था और उसका समकालीन था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है सुन्नी इस्लाम साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसके द्वारा जीते गए जो प्रदेश थे आज के पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, संलग्न मध्य एशिया यानी सम्मिलित रूप से जो खुरासान है वो, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल था, इसके द्वारा जीता गया में। चलिए महमूद गजनी के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी लेते हैं। महमूद गजनवी जो है उसका आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था, 17 बार। तो उसमें से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण आक्रमण है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो क्या था उसमें, महमूद गजनी ने पहली बार 1000 ईस्वी में आधुनिक भारत, आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमला किया था। इसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। तो ये जो जयपाल था ये कहाँ का राजा था, तो ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसको कहाँ का राजा था। तो इसको जो है हराया था किसने, महमूद गजनी ने। उसके बाद क्या हुआ, वह जब हार गया तो उसने जयपाल ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद जो उनका पुत्र है आनंदपाल वो वहाँ का राजा बना था। आगे बढ़ते हैं। गजनी ने भाटिया पर 1005 ईस्वी में हमला किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गजनी ने मुल्तान पर 1006 ईस्वी में हमला किया। इसी दौरान आनंदपाल ने उस पर हमला किया। जब इसने मुल्तान पर हमला किया तो ये जो आनंदपाल है जो कि किसका बेटा था, तो जयपाल का बेटा था, उसने इस पर हमला किया अपना पिताजी का मौत का बदला लेने के लिए। फिर क्या हुआ, गजनी ने महमूद के भटिंडा के शासक सुखपाल पर 1007 ईस्वी में हमला किया और उसे कुचल दिया, मतलब उसको मार डाला। फिर आगे क्या हुआ, गजनी ने पंजाब के पहाड़ियों के नगरकोट में 1011 ईस्वी में हमला किया। फिर क्या हुआ, महमूद ने आनंदपाल के शाही राज्य पर आक्रमण किया और उसे वैदिक वहिंद के युद्ध में पेशावर के निकट हिंद शाही राजधानी में 1030 में हरा दिया। तो गजनी ने फिर आनंदपाल जो है इसको भी हरा दिया, कब, 1013 ईस्वी में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, बगदाद के इस्लामी अब्बासी खलीफा जो कि उनको जो क्या है, जो उनको क्या बोलते थे, सुल्तान की पदवी दिए थे। जो तो कहा, ये पहला कहा जाता है कि जो मुस्लिम शासक था अरबों में या तुर्कियों में, सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि किसने ली थी, तो महमूद गजनी ने ली थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या, बगदाद का खलीफा भी इसे बोला जाता है, या यमीन उद दौला या अमीन उद मिलत की उपाधि भी इसे प्राप्त थी।
अब ये जो एक दो तीन आदमी है, ये कौन है? एक आदमी है क्या, अल बरूनी, उल्वी, फारूकी, फिरदौसी, महमूद, ये क्या गजनवी के जो दरबारी थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कुछ। आगे कुछ और हमले हैं गजनवी के बारे में। क्या है? तो गजनी के महमूद ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर भी कब्जा कर लिया था। मतलब थानेसर पर भी हमला किया और 1014 ईस्वी में उस पर भी हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? गजनी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया और उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। फिर क्या हुआ? इसने 1018 ईस्वी में मथुरा पर हमला किया और शासकों के गठबंधन को हरा दिया, जिसमें चंद्रपाल नामक शासक भी था। महमूद ने 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा चंदेला गौड़ को हराकर कन्नौज को भी जीत लिया और कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? महमूद गजनी के द्वारा ग्वालियर पर 1023 ईस्वी में हमला हुआ और उसने उस पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1024 ईस्वी में अजमेर, नेहरवाला और काठियावाड़, ये आखिरी बड़ा युद्ध था किसके द्वारा? गजनी के द्वारा। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ताकि मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूटकर एकत्रित कर सके। और इसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये बहुत मतलब कर्स है इंडिया के लिए कि ये जो इन्होंने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को इसने 2 बार लूटा था। ठीक है, और ये जब भी यहाँ आक्रमण करने इंडिया में आता था भारत में, तो हमेशा ये लूटपाट का ही उद्देश्य से आता था और बाद में उसका ये उद्देश्य था कि ये इसको साम्राज्य बनाना था। ये इसने सोमनाथ मंदिर पर 2 बार हमला किया था और सारा धन संपत्ति को लूट कर ले गया। और ये सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। जो सौराष्ट्र का इलाका पड़ता है गुजरात का, वहाँ पे पड़ता है सोमनाथ, एक इलाका है, वहीं पे सोमनाथ मंदिर है जो कि समुद्र के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? 1028 ईस्वी और 1029 ईस्वी में मर्व और निशापुर सल्जुक तुर्कों के हाथों पराजित हुआ। ठीक है, अपने आखिरी आक्रमण के दौरान जो है मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो मतलब किस तरह मृत्यु हो गई? मलेरिया के कारण गजनवी की मृत्यु हो गई। तो मैंने जो बताया था उस समय कि महमूद गजनवी ने भारत पर हमले क्यों किए थे, तो उसके हमले का जो मुख्य उद्देश्य था क्या है कि संपत्ति को लूटना था। सोचिए ये कि भारत के धन से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। वास्तव में गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया था, ये मैंने आपको बताया था। तो ये रहा मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो क्या था? सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका अन्य नाम क्या था? तो मुइज़ अद दीन मोहम्मद शिहाब अद दीन के नाम से भी इसको जाना जाता था। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1149 ईस्वी में घोर अफगानिस्तान में हुआ था। ये भी जो है पुख्ता इसका सबूत नहीं है, लेकिन कहावत है, विद्वान लोग जो बताते हैं कि ये 1149 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ था? अफगानिस्तान में। मृत्यु कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 ईस्वी में झेलम क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो गोरी राजवंश की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वो डाली थी अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी थी। तो ये जो था, उसके बाद फिर क्या हुआ? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी पर अफगान का सेनापति था। ये क्या था? 12वीं शताब्दी में अफगान का सेनापति था, जो 1173 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बना। तो ये मोहम्मद गोरी साम्राज्य का कब शासक बना? तो 1173 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? उसका पहला आक्रमण जो भारत पर हुआ वह किस पर हुआ? वह मुल्तान पर हुआ। मुल्तान जो शासक थे उस पर वह कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। फिर जो उसका दूसरा शासन है वो कब हुआ? वह हुआ जो दूसरा आक्रमण था वो कब हुआ? पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर हुआ। ठीक है, वो कब उन्होंने किया था? तो 1178 ईस्वी में किया था। लेकिन इस शासक में जो मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी। मतलब जो भीम द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है। तो 3 युद्ध था मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा हुआ, लोग जो कि बहुत ही फेमस है। तो पहला है वो तराइन का युद्ध, दूसरा भी तराइन का युद्ध है, और तीसरा जो युद्ध है वो है चंदावार का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का 2 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध में क्या हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से बुरी तरह से पराजित किया था। मतलब इनकी मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जो हम लोग पिछले पार्ट में देखे भी थे कि चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी हार हो गई थी। इन्होंने मतलब मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? मोहम्मद गौरी ने चंदावार का युद्ध, मतलब जो तीसरा युद्ध था मोहम्मद गौरी का, वो कब? 1994 ईस्वी में लड़ा था। कब?
किसके विरुद्ध लड़ा था? तो दिल्ली के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित करके। ठीक है, फिर जयचंद को पराजित किया। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित साम्राज्य पर अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो कोई भी पुत्र नहीं था, तो मतलब इसके पास जो कोई पुत्र नहीं था तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। और क्या हुआ? इसलिए वह सब कुछ अपना जो है सेनापति को अपना सारा साम्राज्य, सारा राज्य जो है सौंप करके वह गजनी चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? 15 मार्च 1206 ईस्वी में आधुनिक पाकिस्तान के झेलम नदी के क्षेत्र के किनारे मोहम्मद गौरी को खोखर नामक जाट उपसमूह ने के लोगों ने अपने राज्य का भेरा के ऊपर हुए हमले का बदला लेने के कारण मार दिया। तो ये जो जाट समूह थे, इन्होंने अपने उसके राज्य पे क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। तो उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसने जाट उपसमूह ने मार दिया था। बाद में फिर गौरी का जो गुलाम था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो वो क्या हुआ? उसने ने गुलाम राजवंश की स्थापना की नींव डाली। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद उसने गुलाम राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सल्तनत काल में आता है। गुलाम राजवंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। तो ये सब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आपको आज का पाठ कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज का पाठ कैसा लगा। यदि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो ये लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप अच्छे से होंगे, सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कि 3 मई को जो है लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म हो जाए, ताकि जो देशवासियों को जो समस्या हो रही है इसके कारण से वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।